कल डिस्कशन स्टार्ट की थी अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, लास्ट चैप्टर पे, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में हमने फाइनेंशियल रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क की टाइप्स क्या हैं, और मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क की टाइप्स में से मार्केट रिस्क क्या है, और मार्केट रिस्क में फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, यहाँ पे हम आए थे। फाइनेंशियल रिस्क से मार्केट रिस्क से फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, विच इज वन टाइप ऑफ मार्केट रिस्क। हम फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क पे आए, हमने आइडेंटिफाई किया फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क है क्या, और बिफोर हमने कहा इससे पहले कि हम रिस्क की डिटेल में जाएं और रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स डिस्कस करें, हम फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब थोड़ा समझ लें और फॉरेन एक्सचेंज बाय करना, सेल करना, इन ट्रांजैक्शंस को थोड़ा कैलकुलेट करना सीख लें। तो उसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट की जब बात की तो हमने कहा फॉरेन एक्सचेंज रेट की दो कोटेशन सिस्टम होते हैं। एक डायरेक्ट कोट, जैसे कि पाकिस्तान में चलता है, यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी आर इक्वेटेड विद वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे पाकिस्तान में ₹240 पर डॉलर, रुपीज से 55 पर दिरहम, रुपीज से 56 पर रियाल, कितने यूनिट्स ऑफ रुपीज एक फॉरेन करेंसी यूनिट के बराबर हैं। दिस इज कॉल्ड लोकल डायरेक्ट कोट। लेकिन देयर आर सम कंट्रीज लाइक इन इंग्लैंड, वहां पे इनडायरेक्ट कोट चलता है। इनडायरेक्ट कोट में आप अदरवाइज कोट करते हैं कितने यूनिट्स फॉरेन करेंसी के एक लोकल करेंसी के बराबर है। जैसे इंग्लैंड में कोट होता है रेट डॉलर पर पाउंड, अब वहां पे डॉलर इज द फॉरेन करेंसी, पाउंड इज द होम करेंसी, तो कितने डॉलर एक पाउंड के बराबर है, यह है जी इनडायरेक्ट कोट। तो हमें प्रैक्टिकली दोनों कोर्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसकी इंप्लीकेशन क्या आती है कि आप पाकिस्तान में हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई फिर फर्दर किया था कि भाई डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है, हर एक्सचेंज रेट्स में दो करेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। बट फर्क क्या होता है कि आप पाकिस्तान में जब भी खरीदो फरोख्त करते हो फॉरेन करेंसी की करते हो, जो सेकंड करेंसी होता है। इंग्लैंड में भी जब भी खरीदो फरोख्त करोगे फॉरेन करेंसी की करोगे, लेकिन वो फर्स्ट करेंसी होती है। सो सेकंड करेंसी की खरीदो फरोख्त करनी हो तो हाउ टू आइडेंटिफाई बाइंग रेट, हाउ टू आइडेंटिफाई सेलिंग रेट, एंड हाउ टू कन्वर्ट सेकंड करेंसी। फर्स्ट करेंसी की खरीदो फरोख्त करनी हो तो बाय, सेल और कन्वर्जन किस रेट पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये टेबल आपसे शेयर किया गया था और इसके हिसाब से हमने कुछ एक्टिविटीज भी परफॉर्म की थी। डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट का मतलब पता होना चाहिए आपको। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में जब भी करेंसी की खरीदो फरोख्त की बात की जाती है वो फॉरेन करेंसी की खरीदो फरोख्त की बात की जाती है। पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी सेकंड है, इंग्लैंड में फॉरेन करेंसी फर्स्ट है। हमें जब भी सवाल आएगा हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारे एक्सचेंज रेट में फॉरेन करेंसी कहां पे है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। उसके हिसाब से हमें बाइंग सेलिंग के लिए रेट सिलेक्ट करना पड़ा करेंगे, ज़रब तकसीम का फैसला करना पड़ेगा। हमने बाइंग सेलिंग की ट्रांजैक्शंस की कुछ एक्सरसाइजेस की थी और इसके बाद हमने बात शुरू करनी है अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है क्या, वो हमने समझ लिया। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, बाइंग और सेलिंग कैसे की जाती है फॉरेन करेंसी की, वो हमने देख ली। अब हम रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चल रहे हैं कि अगर हम अपने कारोबार में फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क फेस कर रहे हैं तो उस रिस्क से बचने के क्या तरीके हैं, उस रिस्क के असरात से बचने के क्या तरीके हैं। हमने कहा था ना रिस्क क्या है कि इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट में अनसर्टेनिटी है, मतलब उसमें रेट ऊपर जा सकता है, उसमें रेट नीचे आ सकता है। इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन आवर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू प्रोटेक्ट, अपने आप को कैसे बचाएं इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन आवर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जी, एनी क्वेश्चन, कल के लेक्चर से कोई सवाल? कोट, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट आइडेंटिफिकेशन में, बाइंग सेलिंग रेट्स में, ये टेबल की एप्लीकेशन में किसी स्टूडेंट को घर पे ये एक्सरसाइज रिवाइज करते हुए कोई दिक्कत आई हो? अच्छा जी, हम एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चल रहे हैं तो मैं तो फिर एक्सचेंज रेट रिस्क आपसे शेयर कर लूं। वैसे तो एक्सचेंज रेट रिस्क की कई फर्दर टाइप्स हैं, बट अगेन हमारे स्कोप में अगेन वो बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है, वो डिटेल में हमने नहीं जाना। वो इंशाअल्लाह BFD में जाएंगे तो वहां पे हम मजीद डिस्कशन इसकी बहुत डिटेल में हमने करनी है। फिलहाल हमारे लिए बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है, तो इसमें एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के रेफरेंस से मैं फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क समझाता हूं और फिर हम पहले टूल पे बात करेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की मदद से उस रिस्क को हम कैसे कवर करते हैं, कैसे उसे अपने आप को बचाते हैं। लेट्स अज्यूम यू आर इनटू इंपोर्ट बिजनेस। आपने आज ऑर्डर प्लेस किया एक अमेरिकन सप्लायर को $1 मिलियन का। आपने जब ऑर्डर प्लेस किया उस वक्त डॉलर मार्केट में चल रहा है 240 का।
आपने अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट की कि $1 मिलियन की जो मैं परचेज कर रहा हूं इट विल कॉस्ट मी 240 मिलियन रुपीज। आपने इस एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिहाज से ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन ऑर्डर आपका है 3 मंथ्स क्रेडिट पे, कि मतलब आपने खरीदा आज है, प्लेस आज की ऑर्डर, पेमेंट 3 महीने बाद करनी है $1 मिलियन की। रिस्क क्या हुआ आपके सामने कि भाई मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया $1 मिलियन का, तब तो मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट 240 आ रही है, लेकिन 3 महीने बाद जब मैं पेमेंट सेटल करने जाऊंगा तब डॉलर का रेट क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अनसर्टेनिटी है ना, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी आ सकता है। हमने यही बात की थी, अनसर्टेनिटी का इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट रिस्क का मतलब इफेक्ट आएगा। और हम क्लियर नहीं है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। हमारे प्रॉफिट्स बढ़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, प्रॉफिट्स क्या होंगे हमें नहीं पता, हमारी कॉस्ट क्या होगी हमें नहीं पता। आज तो हमारा अंदाजा है, आज के हिसाब से तो 248 बनती है, लेकिन 3 महीने बाद जब पेमेंट करेंगे वो हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें नहीं पता। अब इस जो क्वेश्चन मार्क है इसको हल करने की बात है। इस क्वेश्चन मार्क को कैसे रिमूव किया जाए? देयर आर डिफरेंट टूल्स। सबसे पहला टूल है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कि हम जो कह रहे हैं 3 महीने बाद हमने पेमेंट करनी है, हाउ मच दैट पेमेंट विल कॉस्ट अस, $1 मिलियन 3 महीने बाद कितना हमें कॉस्ट करेगा। एक तरीका है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लो। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर 2 रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स विच प्रिवेल इन द मार्केट। एक होता है स्पॉट रेट और एक होता है फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट होता है कि आपने अगर आज कोई ट्रांजैक्शन सेटल करनी है, आपने आज कोई डॉलर खरीदना है, आपने आज कोई डॉलर बेचना है, तो स्पॉट रेट पर सौदा होगा। फॉरवर्ड रेट होता है आज सौदा कर लो, खरीदो फरोख्त फ्यूचर में करना, फॉरवर्ड रेट। फॉर एग्जांपल बैंक में कोट यू, भाई डॉलर का स्पॉट रेट तो 240 है, आज खरीदोगे तो 240 में मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आपको तो 3 महीने बाद खरीदना है, तो बैंक में ऑफर यू 3 मंथ फॉरवर्ड 250। आज ही आपको बैंक ऑफर कर देगा 3 मंथ फॉरवर्ड 250 ले लो मुझसे। तो अगर तो आप वेट करना चाहते हो, चांस लेना चाहते हो और यू वांट टू रिमेन एक्सपोज्ड टू रिस्क, तो फिर नया एग्रीमेंट करो बैंक से, इंतजार करो, लेकिन रातों की नींदें उड़ी रहेंगी आपकी कि भी डॉलर पता नहीं कहां जाएगा, उसके इफेक्ट मेरे प्रॉफिट पे पता नहीं क्या आएंगे। दूसरा हल क्या है? आज ही बैंक ने जो रेट ऑफर किया ना 3 मंथ फॉरवर्ड, उस पर एग्रीमेंट साइन कर लो। अब जब आपने आज एग्रीमेंट साइन कर लिया 250 पे, अब रेट 270 पे जाए, 80 पे जाए या 180 पे आ जाए, आपकी सेहत पे असर नहीं है, ना पॉजिटिव असर आएगा ना नेगेटिव असर आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और रिस्क मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं। इनका मकसद क्या है कि इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप उसके असरात से आजाद हो जाएं। तो जब तक आपने बैंक से 3 महीने बाद $1 नहीं खरीदे या खरीदने का एग्रीमेंट नहीं किया, आपके ऊपर उन असरात, यू आर एक्सपोज टू दोज इफेक्ट्स। एक्सचेंज रेट बदलेगा, उसके असरात आपकी कंपनी पे आएंगे। लेकिन अगर आप आज एग्रीमेंट साइन कर लेते हो कि 3 महीने बाद आप किस रेट पे बैंक से डॉलर खरीदोगे, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट पे आज एग्रीमेंट साइन कर लेते हो, तो फिर आप डॉलर के उतार चढ़ाव के असरात से आजाद हैं। डॉलर ऊपर जाए, डॉलर नीचे जाए, आपका एग्रीमेंट हो चुका है बैंक से। आपको बैंक ने 250 रुपए रेट ऑफर कर दिया, जिसपे आपने साइन कर दिया। अब आपने 3 महीने बाद बैंक को 250 मिलियन देना है और उससे $1 मिलियन ले लेना है। आपके ऊपर मार्केट में डॉलर के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं आएगा। तो यह है जनाब कहानी स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट की। हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की मदद से अपने आप को फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन के असरात से बचा सकते हैं। हमने फॉरेन एक्सचेंज में कोई आज ट्रांजैक्शन एंटर हुए हम, और जिसने सेटलमेंट फ्यूचर में होनी है, हमें उस सेटलमेंट पर रेट बदल ना जाए, ये डर है। हल क्या है? बैंक के पास जाओ, बैंक से आज एग्रीमेंट कर लो, FRA पे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे, फॉरवर्ड रेट पे एग्रीमेंट कर लो, और फॉरवर्ड रेट हमें 3 मंथ फॉरवर्ड भी मिलेगा, 6 मंथ फॉरवर्ड भी मिलेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड भी मिलेगा। जो हमें जरूरत है बैंक से जाके वो फॉरवर्ड रेट हम डिमांड कर सकते हैं। बैंक विल ऑफर अस एंड वी कैन साइन द एग्रीमेंट टुडे फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है जिस पे सिंपल इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इस एरिया में हमें एक चैलेंज भी रहेगा कि हमें फास्ट पेपर क्वेश्चन जरा कम अवेलेबल होंगे। हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन की डिस्कशन के थ्रू इन चीजों को बिल्ड करें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारे पास आ रही है जी पेज नंबर 224 पे, पेज 224, ये इलस्ट्रेशन 1 है जी। A Pakistani company has the following exposure to foreign currency. A
पेमेंट ऑफ $5 लाख ड्यू इन 3 मंथ्स, शायद कुछ इंपोर्ट की है जिसके अगेंस्ट $5 लाख की पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। रिसीट ऑफ 100 मिलियन येन इन 4 मंथ, कुछ हमने एक्सपोर्ट भी की है जिसके अगेंस्ट हमें 100 मिलियन येन आने हैं 4 महीने बाद। इट इज 1 सितंबर एंड द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स आर रुपीज पर डॉलर, ये स्पॉट रेट है जी, रुपीज पर येन का स्पॉट रेट है। फिर फॉरवर्ड रेट्स अवेलेबल है, रुपीज डॉलर 3 मंथ फॉरवर्ड, रुपीज डॉलर 4 मंथ फॉरवर्ड, रुपीज येन 3 मंथ फॉरवर्ड, रुपीज येन 4 मंथ फॉरवर्ड। रिक्वायर्ड इलस्ट्रेट हाउ पाकिस्तानी कंपनी शुड hedge its exposure using forward rate agreement। दोनों ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड एग्रीमेंट से कैसे hedge का मतलब होता है अपने आप को बचाना, hedge का मतलब बाड़ लगाना, बाड़ इज यूज फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कंपनी अपने आप को कैसे बचा सकती है FRA के थ्रू इस रिस्क से। रिस्क क्या है? फ्यूचर में रेट बदल ना जाए कहीं। अच्छा जी, पहले हम इस ट्रांजैक्शन की बात करें, पेमेंट करनी है। आज हमने इंपोर्ट की $5 लाख की, पेमेंट हमें 3 महीने बाद करनी है। हमें रिस्क है क्या? 3 महीने बाद हमें $5 लाख खरीदने हैं। 3 महीने तक अगर हम इंतजार करेंगे तो डॉलर का रेट पता नहीं कहां चला जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि डॉलर का रेट बदलेगा, एज अ रिजल्ट $5 लाख की हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी? क्वेश्चन मार्क। ये है रिस्क, क्वेश्चन मार्क इज अ रिस्क कि भाई ऊपर जाए नीचे जाए हमें नहीं पता। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है? 3 महीने बाद डॉलर खरीद रहे हैं, फॉरवर्ड रेट अवेलेबल है 3 मंथ के, तो एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। तो हमने कहा जी इलस्ट्रेशन 1 के तहत हम क्या करेंगे, हम इलस्ट्रेशन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1, FRA टू बाय $5 लाख इन 3 मंथ्स फॉरवर्ड। अगर हम ये एग्रीमेंट कर लें तो हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा। और एग्रीमेंट करने के लिए हमें रेट कौन सा लेना है? बाय सेल कन्वर्ट सेकंड करेंसी बाय हाई लो मल्टीप्लाई लो हाई डिवाइड। अच्छा जी, अब हमने पहली बात 3 मंथ फॉरवर्ड पे जाना है। हमें 4 मंथ फॉरवर्ड भी अवेलेबल है रुपीज डॉलर का, हमें 3 मंथ फॉरवर्ड भी अवेलेबल है। हमें चूंकि 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, हम 3 मंथ फॉरवर्ड पे जाएंगे। हमने डॉलर बाय करने हैं, डॉलर सेकंड करेंसी है, सेकंड करेंसी वी बाय हाई एंड वी मल्टीप्लाई। 3 मंथ फॉरवर्ड में हाई रेट क्या है? 170.90। अगर हम एग्रीमेंट कर लें 170.90 पे तो हमारी ट्रांजैक्शन हमें पता है, रुपीज इन मिलियन में बता दो, 85.45 मिलियन। ये जी हमारी ट्रांजैक्शन। अगर हम आज FRA टू बाय करें 5 लाख 3 महीने में, इस रेट पे एग्रीमेंट हो जाएगा। और इस रेट पे एग्रीमेंट का मतलब हमें ट्रांजैक्शन की कॉस्ट पता लगी कि हमें 3 महीने बाद बैंक को इतने रुपए देने हैं, हमें $5 लाख मिल जाएंगे। अब रिस्क खत्म हो गया। द मोमेंट वी साइन दिस एग्रीमेंट देयर इज नो रिस्क, मतलब अब डॉलर के उतार चढ़ाव का हमारे प्रॉफिट्स पे कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स अब इस फिगर पे लॉक हो चुके हैं। दिस इज FRA। दूसरी ट्रांजैक्शन, 4 महीने बाद 100 मिलियन येन रिसीव होने हैं। हमने एक्सपोर्ट किया है, हमें 100 मिलियन फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है। तो 4 महीने बाद हमें रिसीव होनी है, तो हमने तो फॉरेन करेंसी बेचनी होती है ना। हम फॉरेन करेंसी तो अपने पास नहीं रखते, हमने अपने सप्लायर की पेमेंटें, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी, अपनी फैक्ट्री का रेंट रुपीज में देने होते हैं, तो हम फॉरेन करेंसी बेचते हैं। तो हमें डर क्या है कि 4 महीने बाद जब फॉरेन करेंसी आएगी, रेट पता नहीं क्या होगा। हल क्या है? 4 मंथ फॉरवर्ड अवेलेबल है, हमें येन में 4 मंथ फॉरवर्ड अवेलेबल है। तो हम FRA टू सेल 100 मिलियन येन इन 4 मंथ फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो हमने येन इज द सेकंड करेंसी बेचनी है लो रेट पे, मल्टीप्लाई 4 मंथ फॉरवर्ड में लो रेट क्या है? 1.73। एज अ रिजल्ट रुपीज 173 मिलियन। हमने आज एग्रीमेंट कर लिया और आज एग्रीमेंट के नतीजे में हमारी ये प्रोसीड्स लॉक होगी कि हमने 4 महीने बैंक जब कस्टमर से 100 मिलियन आएंगे 4 महीने बाद बैंक के हवाले करेंगे और बैंक से 173 मिलियन रुपीस वसूल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की कहानी है कि अगर हमें फॉरवर्ड रेट्स अवेलेबल हैं तो हम अपने फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स और फॉरेन करेंसी पेएबल्स को FRA के थ्रू लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिस्क यही होता है ना कि हमारे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल और हमारे फॉरेन करेंसी पेएबल की वैल्यू बदल जाएगी एक्सचेंज रेट बदलने से। फॉरवर्ड रेट्स अवेलेबल हैं, हम आज एग्रीमेंट साइन करके उस वैल्यू को लॉक कर लेते हैं। जी बेटा। सर, हम अपना रिस्क बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं?
हम अपना रिस्क क्या बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं? द आंसर इज नो, बैंक नेवर टेक्स रिस्क। बैंक कभी रिस्क नहीं लेता, ये याद रखना। बिजनेसमैन रिस्क लेता है, बैंक्स रिस्क नहीं लेते। बैंक्स एक तरफ आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो आपको $5 लाख देंगे, तो वो दूसरी तरफ किसी से $5 लाख खरीदने का एग्रीमेंट भी कर रहे होते हैं। अगर आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट फॉरवर्ड रेट्स पे जाओ ना, तो फॉरवर्ड रेट्स आपको 3 मंथ में 2 नजर आ रहे हैं। बैंक आपसे इस रेट पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो किसी दूसरी पार्टी से इस रेट पे एग्रीमेंट कर रहे हैं। बैंक अपना सिर्फ ये जो डिफरेंस है ना, ये कमा रहा है। बैंक स्पॉट में भी डिफरेंस कमाता है, बैंक फॉरवर्ड में भी डिफरेंस कमाता है। बैंक रिस्क नहीं लेता, ठीक है। वो कोई और पार्टी ढूंढता है जिसने $5 लाख बेचने हैं, तो उससे वो $5 लाख खरीदने का एग्रीमेंट कर लेगा और आपको सेम टाइम पे $5 लाख बेचने का एग्रीमेंट कर लेगा। बैंक का कोई रिस्क नहीं है। उसने $5 लाख इधर से लेने हैं, आपको दे देने हैं। आपसे ये पैसे लेगा, इतने पैसे आगे ट्रांसफर कर देगा, जो डिफरेंस कमा लेगा अपना। बैंक हमेशा अपना जो मुनाफा है बाइंग और सेलिंग रेट का, वो मुनाफा कमाता है। बैंक कभी रिस्क नहीं लेता। जी बेटा, फॉरवर्ड रेट्स कैसे निकाले जाते हैं, मैं यहां पे फिर बात कर दूं। फॉरवर्ड रेट कैसे आए, इसमें बैंक का रिस्क तो नहीं है। बैंक ने तो किसी से 170 या 45 पे खरीदने का एग्रीमेंट किया, बैंक ने आपको 170 या 90 पे बेचने का एग्रीमेंट किया, ठीक है। बैंक का रिस्क इसमें नहीं है। अब कोई रेट गलत है, सही है, एग्रीमेंट हो गया ना, ऑनर होगा, ठीक है। अब ये एक अलग सवाल है कि रेट डिटरमिन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। वो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिन पे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की मूवमेंट डिपेंड करती है। मैं 2 फैक्टर्स आपसे शेयर कर लेता हूं, बाकी बीएफडी में जाएंगे, उस पर बात होगी। इवन इनकी कैलकुलेशन भी हमारे स्कोप में आ जाती है। फॉरवर्ड रेट की एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग, वो भी हमारे स्कोप में आती है, लेकिन बीएफडी में। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि 2 कंट्रीज के दरमियान गोइंग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैसे मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का और अमेरिका का एक्सचेंज रेट रूपी डॉलर गोइंग फॉरवर्ड किस डायरेक्शन में मूव करेगा। फैक्टर नंबर 1, एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस रेट से ग्रो करती नजर आ रही है, एक्सपेक्टेड क्या है इसमें ग्रोथ, से इट इज 5%। अमेरिका की इकोनॉमी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है, से इट इज 7%। जिस कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करती है, उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होती है। सो पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, अमेरिकन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर, so American dollar expected to grow stronger against Pakistani rupee. This is one factor forecast किया जाता है. Another factor, inflation. Inflation की definition आपको याद होनी चाहिए. It is rise in prices और alternatively it is fall in value of money. अब पाकिस्तान में inflation 15% है, अमेरिका में inflation 6% है, तो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू 15% सालाना से गिर रही है, अमेरिका की वैल्यू भी गिर रही है, बट वो 6% सालाना से गिर रही है। तो इन रिलेशन टू डॉलर रूपी, डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्गर। तो गिर दोनों ही रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा गिर रहा है, कम गिर रहा है, तो फासला बढ़ता जा रहा है। मुझे भी याद है कुछ साल पहले, बड़ी एक तो अमेरिका पे काफी पुरानी बात है, मैं बीएफडी की क्लास ले रहा था, उसके सारी पता इस कैफ लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता था, तो बड़ी ह्यू एंड क्राइम मची थी दुनिया में। अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो गई, अमेरिका की पता नहीं वहां पे क्रेडिट क्रंच का बबल फटा था, जिसके से बहुत बुरे वहां पे इश्यूज आ गए थे। बैंक्स डिफॉल्ट हो रहे थे, गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी पड़ती थी। 15-18 साल पुरानी बात है। तो इसी तरह बीएफडी की क्लास में था, यही बात हुई कि मैंने जैसे आपको कहा एक्सपेक्टेड स्टेट ऑफ इकोनॉमी, किसी बच्चे ने कहा अमेरिकन इकोनॉमी तो तबाह हो जा रही है, हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी पे आ रहा है, फिर भी डॉलर महंगा हो रहा है। तो मैंने कहा भाई इससे अंदाजा लगा लो पाकिस्तानी इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो अगर तबाह हो रही है, इसके बावजूद डॉलर महंगा हो रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तानी इकोनॉमी उससे भी ज्यादा रेट से नीचे जा रही है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमी, दैट डिटरमाइंस गोइंग फॉरवर्ड आपके 2 करेंसीज के रेट कैसे चलेंगे। 2 करेंसीज की इकोनॉमीज कंपेयर कर लो, 2 करेंसीज की इन्फ्लेशन कंपेयर कर लो, आपको आइडिया हो जाता है। कैलकुलेशन बाद में करेंगे हम, ये फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल। फॉरवर्ड रेट की एक बेसिक सी एक्टिविटी हमने देखी। अच्छा जी, एक स्टेप थोड़ा और आगे चलते हैं। हमें इस इलस्ट्रेशन में तो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट दे दिए गए थे। फॉरवर्ड रेट के बारे में कहा जाता है कि फॉरवर्ड रेट्स आर कोटेड एट आइदर डिस्काउंट और प्रीमियम। फॉरवर्ड रेट्स आर सेट टू बी कोटेड एट प्रीमियम व्हेन फॉरेन करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू गेट स्ट्रॉन्गर। फॉरवर्ड रेट्स आर सेट टू बी कोटेड एट डिस्काउंट व्हेन फॉरेन करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू गेट वीक। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल पे ले आऊं, आप इस डाटा को पढ़ते हो
स्पॉट को फॉरवर्ड से कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? डॉलर महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है? डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर महंगा हो रहा है तो हम कहते हैं जी, इस केस को हम कहते हैं डॉलर इज कोटेड एट प्रीमियम। डॉलर इज कोटेड एट प्रीमियम इन फॉरवर्ड। अगर फॉरेन करेंसी महंगी हो रही है तो हम कहते हैं कि फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे कोट हो रही है फॉरवर्ड में, एंड वाइस वर्सा। अगर यही रेट हमें दिया जाता 169.90 और से 170.10, अगर हमें इस स्पॉट के मुकाबले में फॉरवर्ड रेट ये दिया जाता तो हमें लग रहा है भी 3 महीने में डॉलर तो सस्ता होता नजर आ रहा है, तो हम कहते हैं डॉलर इज कोटेड एट डिस्काउंट इन फॉरवर्ड मार्केट। डॉलर फॉरवर्ड मार्केट में डिस्काउंट पे कोट हो रहा है। तो फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होने की उम्मीद है तो फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड में प्रीमियम पे कोट होगी। फॉरेन करेंसी वीक होने की उम्मीद है तो फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड में डिस्काउंट पे कोट होगी। अच्छा, यहां पे बाज का एग्जामिनर करता क्या है कि हमें फॉरवर्ड रेट नहीं देता, हमें बता देता है ये स्पॉट है और 3 मंथ प्रीमियम, 3 मंथ डिस्काउंट, हमें प्रीमियम या डिस्काउंट दे देता है। तो फिर हमें फॉरवर्ड रेट एक स्टेप से निकालना पड़ता है। स्पॉट रेट एडजस्टेड फॉर प्रीमियम और डिस्काउंट, फॉरवर्ड रेट आता है, फिर एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर तो फॉरवर्ड रेट अवेलेबल है, डायरेक्ट एग्रीमेंट हमने लिख दिया था। अगर स्पॉट के साथ प्रीमियम या डिस्काउंट अवेलेबल है तो पहले एक स्टेप आएगा, फॉरवर्ड रेट डिटरमिन करो, फिर एग्रीमेंट करो। ठीक हो? और अब इसमें एक और थोड़ा सा क्या आ जाता है, कभी कोटेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। पाकिस्तान में तो डायरेक्ट कोट थी ना, इसलिए आपने बड़ी आसानी से गेज कर दिया कि प्रीमियम ऐड कर दोगे, डिस्काउंट लेस कर दोगे। लेकिन इनडायरेक्ट कोट होगी तो उलट, प्रीमियम लेस होगा, डिस्काउंट ऐड होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट की पहचान बड़ी जरूरी रहेगी। आपको सवाल दिया जाएगा, आप उसको पहले गेज करोगे कि भाई मैं किस मुल्क के लिए काम कर रहा हूं और मेरी करेंसी जो है वो फर्स्ट है या सेकंड है, उससे आप गेज करते हो। आप डायरेक्ट कोट में डील कर रहे हो, डायरेक्ट में डील कर रहे हो, एंड दिस इज द रूल। डायरेक्ट कोट में जैसे आपने बड़ी आसानी से गेज कर लिया, प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट लेस होता है। तो इनडायरेक्ट कोट में बड़ा आसान है, इसको भी याद रखना कि उलट हो जाएगा भाई। जैसे वहां पे था ना हाई का लो, लो का हाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, तो यहां पे भी वही कहानी है। पाकिस्तानी सिस्टम याद रखो, आसान है याद रखना, जो डायरेक्ट सिस्टम है। इनडायरेक्ट है तो उलट हो जाएगा। मतलब इसमें मुझे लगता है हमें कोई बहुत बर्डन नहीं दिमाग पे आता याद करने में, जिस तरह हमें बाइंग सेलिंग में सेकंड करेंसी का कोई बर्डन नहीं आता। सिर्फ याद रख लो फर्स्ट करेंसी है तो उलट जाना है, बाइंग सेलिंग का रूल। फर्स्ट करेंसी है तो उलट जाना है, प्रीमियम डिस्काउंट का रूल। तो ये जिंदगी आपकी बड़ी आसान रह जाती है चीजों को याद रखना और अप्लाई करने में। अच्छा जी, अब हम छोटी सी एक्टिविटी डिस्काउंट प्रीमियम की करते हैं। ये एक्टिविटी 3 आपके पास है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी किताब में टाइपो है, मैंने यहां पे ठीक की है। टाइपो बुक में आपको जरूरत रहेगी ये जी और ये ऐड कर लीजिए, ये आपके पास मिसिंग है। फिर हम इसको एलैबोरेट करते हैं। C is for cents and P for pence। ठीक है, C for cents, P for pence। अब हम इसमें मजीद बात करते हैं। हमें डिस्काउंट और प्रीमियम को एडजस्ट करके फॉरवर्ड रेट डिटरमिन करने की छोटी सी एक्टिविटी है। पहला केस, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपकी होम करेंसी रुपीज है। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, होम करेंसी रुपीज है और आपको एक्सचेंज रेट दिया गया है स्पॉट 180 रुपीज पर डॉलर, 181 बाइंग सेलिंग के हिसाब से। और आपको 3 मंथ डिस्काउंट बताया, 3 मंथ प्रीमियम बताया गया है, रुपीज 1.5, रुपीज 1.4। और हमसे कहा गया है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट बताइए। तो हमने कहा जी फॉरवर्ड रेट होता है स्पॉट में प्रीमियम या डिस्काउंट एडजस्ट करके। अब स्पॉट में प्रीमियम या जस्ट प्रीमियम ऐड करना है या लेस करना है, दैट डिपेंड्स हमारी कोटेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो जनाब पाकिस्तान में है, होम करेंसी रुपीज है और होम करेंसी पहले आ रही है। होम करेंसी जहां पे पहले हो वो डायरेक्ट कोट होती है, तो ये डायरेक्ट कोट है। और ये प्रीमियम है तो डायरेक्ट कोट में प्रीमियम ऐड होता है। तो हमारा जो फॉरवर्ड रेट बनेगा 180 में, ये हम रुपीज पर डॉलर 180 में 1.5 ऐड करेंगे, 180 1.5 और 181 में 1.4 ऐड करेंगे, 182.4। ठीक हो गया जी, लीजिए जी ये फॉरवर्ड हो गया। रिस्पेक्टिव प्रीमियम हमने ऐड कर दिया। ये स्पॉट था, प्रीमियम अवेलेबल था, हमने स्पॉट में प्रीमियम ऐड किया क्योंकि डायरेक्ट कोट था, और प्रीमियम ऐड करते हुए हमने रिस्पेक्टिव प्रीमियम ऐड किया। ये फॉरवर्ड रेट आ गया। सेकेंड एग्जांपल, आप यूएई में बैठे हुए हैं, आपकी होम करेंसी दिरहम है, आपको एक्सचेंज रेट दिया गया है दिरहम पर डॉलर। ये भी डायरेक्ट कोट है,
ठीक है, डायरेक्ट कोट है, और आपको डिस्काउंट दिया गया है दिरहम्स में, दिरहम में डिस्काउंट दिया गया है, डायरेक्ट कोट में डिस्काउंट लेस किया जाता है, ठीक है जी। तो आपका जो फॉरवर्ड रेट बनेगा दिरहम पर डॉलर 3.6-3.75, ये जी 3 मंथ फॉरवर्ड आ गया आपका। तो स्पॉट अवेलेबल है, डिस्काउंट हमें दिया गया है, डायरेक्ट कोट में डिस्काउंट लेस किया जाता है, रिस्पेक्टिव डिस्काउंट हमने लेस किया हर अमाउंट में से, 3 मंथ फॉरवर्ड आ गया। अब आ जाइए इंग्लैंड में। इंग्लैंड की होम करेंसी होती है जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, और इंग्लैंड में रेट कोट हो रहा है डॉलर पर पाउंड। दिस इज इनडायरेक्ट कोट, क्योंकि होम करेंसी सेकंड आ गई, ठीक है जी, फॉरेन करेंसी पहले आ गई, होम करेंसी बाद में आ गई। दिस इज इनडायरेक्ट कोट, हमें दिया गया है 220 सेंट्स में डिस्काउंट, ठीक है, 220 सेंट में है, और प्राइस किस में है? डॉलर में। प्राइस ये है डॉलर 1.4525, डॉलर 1.4750, ये है सेंट्स। पहली बात, इनडायरेक्ट कोट में डिस्काउंट ऐड किए जाते हैं। अब डॉलर में सेंट्स ऐड करने से पहले इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो डॉलर, इसको सेंट्स को डॉलर में कन्वर्ट करने का तरीका डिवाइड विद 100, डिवाइड विद 100 कर दें तो क्या बन गया? ये कुछ ज्यादा ही बन गया भाई, 220। मेरा ख्याल है शायद हमारी कुछ टाइपो, इसको मजीद नॉर्मलाइज कर लें, 220 की जगह इसको 22 और 19 कर लें, 170 की जगह इसको 17 एंड 18 कर लें। ये करेक्शन थोड़ी सी कर लें, ये तो $2 बन गए, तो हम इसको ये थोड़ा सा टाइपो इसको ठीक कर लेते हैं। तो जनाब अब आप देखिए, तो हमने कहा जी मैं इसको जरा वर्किंग यहाँ बनाऊँ, 1.4525 में हमें डिस्काउंट है ऐड करना है 22/100, तो जनाब क्या रेट बना? 1.22 बन गया ना, 0.6725। इसी तरह दूसरी साइड पे 1.4750, इसमें इसका रिस्पेक्टिव ऐड करें 19/100, 6650। ये हाई लो इसका उलट गया। एग्जाम्पल चूंकि मैंने बनाई थी, मैं इसको सॉल्व करके नहीं देखा था, इसलिए अब थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो रही है। दरअसल फिलहाल हमारा वो स्कोप नहीं है, हमने इसको देख लीजिए एडजस्ट कैसे करना है। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमने ऐड करना है, ये हमारे पास रेट आ जाते हैं। हाई लो बदल गया कोई बात नहीं, इससे मैटर नहीं करता, हमारे ये फॉरवर्ड रेट बन गए हैं, असूल में बदलना नहीं चाहते मैथमेटिकली, थोड़ी सी हमसे एरर हुई है क्वेश्चन सेट करने में, कोई इशू नहीं। प्रिंसिपल हमने चेक कर लिया कि इनडायरेक्ट कोट में डिस्काउंट ऐड होगा, और ये भी इनडायरेक्ट कोट की कहानी है। ये क्या कहानी है जी? इसमें फ्रांस आपका कंट्री है, यूरो आपकी करेंसी है, और जीबीपी पर यूरो इनडायरेक्ट कोट, होम करेंसी सेकंड में आ रही है, इनडायरेक्ट कोट है, और ये प्रीमियम अवेलेबल है। यहां पे ये पाउंड्स हैं और यहां पे ये पेंस हैं, इनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कोट में प्रीमियम लेस किया जाता है, तो 1.2130 माइनस 17/100, 043, और यहां पे 0 बिल्कुल ठीक है, 1.2275 माइनस 18/100, 75। लीजिए जी, ये हम कैसे स्पॉट रेट में डिस्काउंट या प्रीमियम को एडजस्ट करके फॉरवर्ड रेट पे जाते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमें एग्जाम में ये भी एक्टिविटी दी जा सकती है। अच्छा जी, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन और देखते हैं एफआरए की रिवीजन की, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टूल।
इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 225 पे हमारे पास ये जी। अच्छा, जिसमें भी छोटी सी मैं करेक्शन आपको मार्क करवा दूं, इसको आप 2.4 ले लीजिए, इसको 2.31 ले लीजिए, ठीक है। 2.4 एंड 2.31 सेंट्स प्रीमियम में है, ठीक है जी। अ कंपनी expects to receive $75,000 in 6 months from a US customer and it wishes to hedge the exposure to currency risk by arranging forward agreement. The following rates are available. Spot rate डॉलर पाउंड, यूके कंपनी की बात हो रही है, डॉलर पर पाउंड स्पॉट रेट्स क्या है, और 6 मंथ फॉरवर्ड में प्रीमियम क्या है रिक्वायर्ड। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स दैट यूके कंपनी कैन सिक्योर विद द हेल्प ऑफ एफआरए। अगर कंपनी एफआरए करे तो उसकी एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स क्या रहेगी। अच्छा जी, यूके कंपनी को 6 महीने बाद $75,000 रिसीव होने हैं। इसका मतलब यूके कंपनी को फॉरवर्ड एग्रीमेंट करना है टू सेल $75,000, ऐसा ही है। तो हमने कहा जी हमें करना पड़ेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, एफआरए टू सेल $75,000 इन 6 मंथ्स फॉरवर्ड। अब 6 मंथ फॉरवर्ड का रेट क्या होगा। हमने डॉलर फर्स्ट करेंसी बेचनी है, टेबल सामने है जी आपके, फर्स्ट करेंसी बेचनी है, लो रेट डिवाइड। तो जनाब 75,000 को डिवाइड करना है। पहली बात, लो रेट पे जाते हैं तो स्पॉट का लो रेट हमें अवेलेबल है 1.7530, बट ये स्पॉट का है, हमें तो सॉरी फर्स्ट करेंसी सेल करनी है, बिल्कुल ठीक है जी, हाई रेट। फर्स्ट करेंसी सेल करनी है, हाई रेट, ठीक है। यही मैंने कहा था, गलती हो जाती है हमसे अगर हम इसको एक्यूरेटली फॉलो नहीं करेंगे। फर्स्ट करेंसी सेल करनी है, हाई रेट 1.7540, डिवीजन है 1.7940, ये स्पॉट है। अब इसमें प्रीमियम एडजस्ट करना है। कोड डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, दिस इज इनडायरेक्ट कोड, ठीक है, क्योंकि हमारा रेट है ये डॉलर्स पर पाउंड, ठीक है, और हम यूके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पाउंड सेकंड करेंसी है, जहां पे होम करेंसी सेकंड होती है वो इनडायरेक्ट कोट होती है, और इनडायरेक्ट कोट में प्रीमियम लेस किया जाता है, ठीक हो गया। तो जनाब इसमें से अब फॉरवर्ड रेट बनाने के लिए प्रीमियम लेस करेंगे। 1.7540 का रिस्पेक्टिव प्रीमियम है 2.31/100, इसको भी डॉलर में ले जाओगे। तो जनाब क्या बनता है फॉरवर्ड रेट 1.709 लीजिए जी। ये है फॉरवर्ड रेट, ये है आपकी अमाउंट, ये है आपका साइन। तो एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स बना लीजिए। एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स आपकी एफआरए के थ्रू चलेंगे, आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। $75,000 इनटू दिस एक्सचेंज रेट, कितने पाउंड मिलने वाले हैं। बेटा $75,000 डिवाइड विद 1.73 4,333 0.06 पाउंड्स। ये है जी हमारी एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स। आज अगर हम 75,000 बेचने का एग्रीमेंट कर लें 6 मंथ फॉरवर्ड में, इस रेट पे हमें एग्रीमेंट मिलेगा और ये हमारी प्रोसीड्स आएंगी जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल। जी कोई सवाल यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक मैं ओमिशन कर गया, मैं उसको ज़रा रेक्टिफाई कर लूँ। मैंने जो आपको सेंट्स पेंस में डिस्काउंट एडजस्टमेंट करवाई, ये बेसिकली ये चूँकि थोड़ा सा कैफ 6 की बुक में जो प्रेजेंटेशन है आई कैप ने फॉलो की, वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो हम फॉलो करते हैं उससे डिफरेंट हो रहा है ये, इसलिए मुझे थोड़ी सी ये इसको पिक करने में गलती लगी मुझे। नॉर्मली जो मैंने प्रेजेंटेशन आपसे शेयर की, ये भी प्रेजेंटेशन दी जाती है कि डिस्काउंट प्रीमियम सेंट्स में या प्रीमियम में दिया जाता है और हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इस केस में जहाँ पे कोई साइन नहीं है, लेट मी
get into this discussion again. 17530, 17540 ये डॉलर पर पाउंड है, और फिर हमें प्रीमियम के लिए 240 और 231 की फिगर लिखी हुई है। अच्छा, ये 240 और 231 जो है इनको हम पॉइंट्स रीड करते हैं, और ये पॉइंट्स आप इन चार के कंपैरिजन में पढ़े हो। ये 231 पॉइंट्स हैं, ये 7540 पॉइंट्स हैं, ये 240 पॉइंट्स हैं, ये 7530 पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं इसको इसके साथ इक्वेट करना चाहूं तो ये फिगर 0.024 बन जाती है, ये 0.023 बन जाती है। 240 लिखा हुआ है, इसको आप इस टर्म्स में इक्वेट करो, 240 पॉइंट्स इसको कहा जाता है। 240 पॉइंट्स को आप इस टर्म से इक्वेट करो तो ये 7000 पॉइंट्स के आगे 7530 है, ये 240 है, इसको आप इक्वेट करो इसके साथ तो ये 0.024 बन जाता है, और ये 0.0231 बन जाता है। तो अकॉर्डिंगली बात वही है जो हमने कैलकुलेट की थी। ये जो कि है प्रीमियम लेस होना है, फॉरवर्ड रेट आपका ये 1.7309 है जो आपने कैलकुलेट किया था। ये कितना आता है? 1.7290, ये आपका फॉरवर्ड रेट बन जाता है। तो पॉइंट जो मैं थोड़ा सा ओमिट कर गया था, ये पॉइंट्स में पढ़ा जाता है। 231 का मतलब ये आखिरी 3 डिजिट के इक्वल है, आखिरी 3 डिजिट के साथ इक्वेट हो रहा है, और आपने इसके साथ 0.0 लगा के 4 डिजिट कंप्लीट करने हैं। तो दिस इज द प्रीमियम फिगर इन पाउंड्स, इन डॉलर, सॉरी, यह फिगर डॉलर में बन गई। पॉइंट से हमने डॉलर में कन्वर्ट किया इस फिगर को। जी बेटा, आंसर वही आ रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपको एग्जाम में ये ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने तो कहा ना, शायद टाइपो है, 2.41 कर लो इसको या 2.31 कर लो, ऐसा नहीं था। आपको एग्जाम में 231 प्रीमियम मिलेगा, 240 प्रीमियम मिलेगा। आपको एग्जाम में 2.31 सेंट्स भी प्रीमियम मिल सकता है। ठीक है, अगर सेंट्स मिल रहा है 100 से डिवाइड करके डॉलर में कन्वर्ट कर लो। अगर पॉइंट्स मिल रहे हैं, कोई सेंट्स का साइन साथ नहीं लगा हुआ, तो फिर आप इस तरह इसको 230 को इस फिगर में कन्वर्ट करके फिर एडजस्ट करेंगे। ये दोनों तरीकों से प्रेजेंटेशन हमें मिल सकती है। जी, मनी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे हमारी बात हुई, कोई सवाल? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे आगे भी हम मजीद इस पे क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम लेवल क्वेश्चन भी हमें जो इस दफा आया स्प्रिंग 22 में, उसमें भी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की कैलकुलेशन हमसे की गई, बट इट इज वेरी सिंपल। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में इतनी सी लर्निंग है कि आपको बाइंग सेलिंग का टेबल अप्लाई करना आना चाहिए, आपको डिस्काउंट प्रीमियम की एडजस्टमेंट आनी चाहिए। डिस्काउंट प्रीमियम के एडजस्टमेंट में पॉइंट्स हैं, सेंट्स हैं, डॉलर्स हैं, किस तरह आपने एडजस्ट करना है, कब ऐड कब लेस करना है, इतना ही है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, कि हमने ये, जैसे ये आप कह सकते हैं कि यही आपको एक एग्जामिनर क्वेश्चन है, ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन आपका 2 नंबर की वर्किंग जाएगी आपको एग्जाम में, यही डाटा दिया जाएगा इसी अंदाज में। इसके अलावा फॉरवर्ड में होता कुछ नहीं है, आपके स्कोप में कम से कम नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक एडिशनल एस्पेक्ट आता है कि ये प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करना है, वो हमारे स्कोप में नहीं है, वो BFD में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, इसका जो नेक्स्ट टूल है उससे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कैलकुलेशन इसकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। मनी मार्केट है, ये भी हमारे एग्जाम में इस दफा आया था, एक FRA और एक मनी मार्केट, दोनों टूल्स की कैलकुलेशन हमारे एग्जाम में आई थी। मनी मार्केट हेज या टूल, प्रोटेक्शन का टूल कैसे काम करता है, उससे पहले हमें मनी मार्केट का मतलब समझने की जरूरत है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, यू शुड बी फेमिलियर विद दोज बाय नाउ। एक कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट से मुराद होती है स्टॉक एक्सचेंज। इट इज अ मार्केट वेयर यू कैन इन्वेस्ट और रेज फाइनेंस फॉर द लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट में आप डिबेंचर इशू करते हो, कैपिटल मार्केट में आप शेयर्स इशू करते हो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। कैपिटल मार्केट में एज एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर आप शेयर्स भी बाय करते हो, आप डिबेंचर भी बाय करते हो। तो आप ऑर्डिनरी इन्वेस्टर वहां पे लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है और कंपनी वहां से लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज भी कर रही है। सो कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, बैंक्स। मनी मार्केट से हमारा बैंक्स है, वेयर यू कैन इन्वेस्ट और बोरो फॉर द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, बैंक से उधार ले लो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, बैंक में डिपॉजिट रखवा दो। सो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज से क्या मुराद है? इट इज क्रिएटेड यूजिंग a short-term deposit and a short-term loan. फॉरेन करेंसी रिस्क है, उसको किस तरह हम एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और एक शॉर्ट टर्म लोन, दो
मनी मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू हम कैसे हेज करते हैं। एफआरए में हमने एक एग्रीमेंट के थ्रू रिस्क कवर किया, मनी मार्केट में हम 2 ट्रांजैक्शंस के थ्रू ये रिस्क कवर कर सकते हैं। ऑप्शन है, एफआरए करना है वो कर लेना, मनी मार्केट करना है वो कर लेना। बाज़ का आपको एफआरए अवेलेबल ही नहीं होता, मनी मार्केट करना पड़ता है। बाज़ का मनी मार्केट अवेलेबल नहीं होता, एफआरए करना पड़ता है। बाज़ का दोनों अवेलेबल होते हैं, आप देखते हो अच्छा क्या है, मेरे लिए बेहतर क्या है, उस एग्रीमेंट करोगे। तो हम मनी मार्केट को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक शॉर्ट टर्म लोन और एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, इन 2 मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस की मदद से हम फॉरेन करेंसी रिस्क को कैसे हेज कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फॉरेन करेंसी पेमेंट की हेजिंग का तरीका, डिपॉजिट और लोन से क्या है, फॉरेन करेंसी रिसीट की हेजिंग का तरीका, डिपॉजिट और लोन की मदद से क्या है। कल हम मनी मार्केट हेज की डिस्कशन करेंगे, उसकी जब इलस्ट्रेशन कर रहे होंगे ना, तो पहली इलस्ट्रेशन के बाद अगली इलस्ट्रेशन में 7 एफआरए की रिवीजन भी हमारी आएगी। ठीक है, मनी मार्केट और एफआरए दोनों यहां पे आएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कल हम ये मनी मार्केट भी कंप्लीट करें और इसके साथ एफआरए की भी रिवीजन को हम यहाँ पे टच कर सकें इंशाल्लाह। तो आज के लिए हम बात यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल इंशाल्लाह डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।